बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और ये है हमारा पार्ट बी जो कि समराइज है। और होम साइंस में 10th क्लास के लिए समराइज जो डिटेल है चैप्टर वाइज वो है ये। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप इसे क्विक रिवीजन के तौर पर इसको पढ़िए और इसको सुनिए। आप आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आप राइट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। और साथ ही अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है तो इसको देख करके लिखते हैं तो ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा याद रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे 7 चैप्टर हमारे इससे पहले में है। और अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 8 चैप्टर से। सो संक्रामक तथा जीवन शैली रोग क्या है ये। तो संक्रामक रोग जो होते हैं वो ऐसे रोग जो एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है वो भी एक संक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में इस तरीके से फैलता है। और दूसरा आता है जीवन शैली रोग। जीवन शैली रोग वो रोग होते हैं जो रोग ऐसे रोगों की बात करते हैं जो एक लाइफ स्टाइल से आते हैं, यानी आपके आदतों से आते हैं। अगर आपको हाथ धोकर खाने की आदत नहीं है, आपको लेट उठने की आदत है, आपको घूमने फिरने की आदत नहीं है, उसके कारण जो रोग होते हैं उसे जीवन शैली रोग कहते हैं। आगे मैं बात करता हूं इसमें। और ये ऐसे रोग तब होते हैं जब आपको जागरूकता नहीं होती है और आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और उनके कारण क्या समस्याएं होती हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी डिजीज रोग कहते हैं। रोग बेचैनी की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर जो है सामान्य कार्य प्रणाली जो है वो प्रभावित हो जाती है। जिस तरीके से हम रेगुलर अपने एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई रुकावटें नहीं है वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और रोगी व्यक्ति वो होता है जिसकी बॉडी में कहीं ना कहीं उस बॉडी को सही तरीके से वो काम नहीं कर पाना किसी भी कारणवश, उसे रोगी व्यक्ति कहते हैं, रोग कहते हैं। और ऐसे में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है जीवन शैली रोग। तो हम संक्रामक रोग जो होता है वो उसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है, वो बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में लग जाती हैं। ऐसी कौन सी होती है इसके नाम भी हम जानेंगे। और दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो है जीवन शैली रोग। ऐसे रोग जो हमारी गलत आदतों की वजह से या फिर हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हमें लग जाती है। तो लाइफ स्टाइल की वजह से, गलत होने की वजह से जब लगती है तो ये जीवन शैली रोग कहलाते हैं। और इसी में एक वर्ड आता है इम्यूनिटी पावर, यानी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होता है? प्रतिरक्षा होती है जो बॉडी के अंदर आपके शरीर में जो बाहर के कोई जीवाणु या विषाणु जो है अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, तो उनसे फाइट करना काम होता है। यानी रोगों से रक्षा करने के लिए हमारी अंदर बॉडी के अंदर जो फोर्स है उसे कहते हैं प्रतिरक्षा शक्ति। एक कहते हैं इसकी डेफिनेशन दी हुई है, कहते हैं विशिष्ट रोग के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता। उसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, हाँ, कहते हैं कि एक विशिष्ट रोग से जो दूसरे व्यक्ति में, विशिष्ट रोग के प्रति शरीर की एक प्रतिरक्षण क्षमता को हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगने वाले रोगों को हम कहते हैं संक्रामक रोग। ये भी आप समझ गए। आगे आते हैं कि संक्रामक रोग जो होते हैं वो एकदम से नहीं पता लगते, उसके लिए एक पीरियड होता है उसका। वो एक हफ्ते से लेकर के 15 दिन हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है। उस बीच में आपको वो रोग लगा और रोग के लक्षण जो है वो धीरे धीरे दिखाई देते हैं। और ऐसे समय को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या फिर उद्भव अवधि। तो उद्भवन अवधि जो होती है वो उद्भवन अवधि का मतलब यह है कि किस समय हमें रोग लगा और उसके बाद हमें 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति को रोग हो चुका है। तो इसे इंग्लिश में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, हिंदी में उद्भवन अवधि कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन शैली। जीवन शैली जो होती है वो कहते हैं कि गैर संक्रामक रोगों को हम जीवन शैली रोग कहते हैं। और जीवन शैली रोग जो होते हैं वो हमारी आदतों से होते हैं। और जीवन शैली रोग जो है वो एक दूसरे से फैलते नहीं है आपस में। अगर मैं किसी के साथ बैठा हूं तो मेरे जो अंदर कोई हैबिट, यानी कि जो हमारा जीवन शैली रोग है वो उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे सपोज जीवन शैली रोग में आते हैं कुछ रोग जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज हो गया, ब्लड ब्लड हाई होना, लो होना,
ये बीमारी होती है। हाइपरटेंशन होना, मधुमेह, मोटापा, दिल का कोई रोग, हार्ट अटैक, और इस पे किसी व्यक्ति को इससे नहीं होता है। और एचआईवी रोग हो गया। तो इस तरीके से जो रोग होते हैं ये सारे जीवन शैली रोग होते हैं, हैबिट। और आगे हम बात करते हैं, इसी में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एचआईवी। एचआईवी का अर्थ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। एचआईवी मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये एक ऐसा विषाणु होता है जो शरीर की प्राकृतिक क्षमता, जो प्राकृतिक सुरक्षा होती है, तंत्र को खत्म कर देता है, उस पर आक्रमण करता है। और एचआईवी एक्वायर्ड अमीनो, एचआईवी बोलते हैं इसको, एचआईवी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है वो एक विषाणु होता है। और ये विषाणु व्यक्ति की प्रतिरक्षण शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर को नष्ट कर देता है। और तो एड्स रोग आरंभ हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है तो हमें एड्स रोग हो चुका होता है। और इसके साथ ही इस रोग में कहते हैं एचआईवी एक तीव्र संक्रामक रोग होता है, ये भी एक संक्रामक रोग होता है। और एचआईवी एड्स केवल संक्रामक व्यक्तियों से यौन संबंध बढ़ाने पर, संपर्क करने पर आपको ये रोग हो सकता है। और शारीरिक द्रवों के अंतराल यानी कि आपकी बॉडी से अगर आपने किसी को ब्लड दिया या ब्लड लिया जो संक्रमित व्यक्ति है तो ये आपको भी हो जाता है। और या फिर सुइयों से यूज करने से, सपोज एक डॉक्टर ने मुझे कोई सुई लगाई और अगर मुझे कोई रोग है और मैं किसी और रोग व्यक्ति को वही सुई लगा दी जाती है तो मेरा रोग उसको भी हो जाता है। और या फिर मदर मदर जो है उसको कोई रोग है, यही एड्स का रोग है या है एचआईवी पॉजिटिव है वो, तो उसको अगर ये रोग है तो उसके होने वाले बच्चे को भी ये रोग होगा। तो ये थे 4 पॉइंट जिसमें आपने 4 पॉइंट को जाना कि 4 पॉइंट के अंदर आपको जो एड्स है वो किस तरीके से फैल सकता है और उससे किसको हो सकता है। आगे हम बात करने वाले हैं अब आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो रोगी, ऐसे रोगी को अगर मैं बात करूं जो रोगी है तो उस रोगी से दूर रहे, जो संक्रामक रोगी है उससे दूर रहे, उसको एक सेपरेट जगह पे रखें जहां पर ज्यादा आना जाना ना हो, उसके बर्तन उसके कपड़े अलग रखे जाएं। तो ये चीजें जो होती हैं उसके खान पान का अलग से ध्यान रखा जाए। हाथ पैर हमेशा स्वच्छता साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसे कहते हैं कपड़े की देखरेख तथा उनका रख रखाव। जब कपड़ों की देखरेख की बात करें तो कपड़ों की देखरेख कैसे की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि कपड़ों के सही रख रखाव में उनमें जीवाणु तथा फफूंद का विकास नहीं होता है। अगर आप सही से तरीके से कपड़े रखते हैं तो उनमें कोई भी फफूंद या जीवाणु नहीं आते हैं, बैक्टीरिया नहीं आते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि कपड़ा भी खराब नहीं होता। कई बार आपने देखा कपड़ा रख दिया और कपड़े में बाद में उसमें छेद छेद से हो जाते हैं, वो जीवाणु की वजह से होता है, कीटाणु की वजह से होते हैं। आगे जीवाणु जो है उसको काट भी देते हैं, कई बार वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है कपड़ा। आगे हम बात करते हैं कि ये इससे त्वचा, और जब ऐसे कपड़ों को हम पहन लेते हैं बिना साफ सफाई की तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम करते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कपड़े के जीवन तथा मजबूती में वृद्धि करने के लिए हमारे पास उसका एक ही तरीका है कि हम उसकी देख रेख रखें, उसको सही से रखें और उसको साफ रखें। साथ ही बात करते हैं कई बार हमारे कपड़ों में दाग लग जाते हैं। दाग हो सकते हैं धूल के, पसीने के, या फिर कोई पेंट या कुछ भी कलर हो सकता है। और गंदगी के गंदे भी हो सकते हैं और इनको इसीलिए हमें धोना चाहिए, धोते हुए ये सभी चीजें दूर हो जाती हैं। कहते हैं कई बार हमें धोने के तरीकों में भी हमें फर्क दिखता है, क्योंकि हम अगर कपड़े कई बार साफ नहीं होते हैं तो ऐसा क्या करना चाहिए। तो ये कई बार तो हम लॉन्ड्री में देते हैं, कई बार अपने घरों में धोते हैं। तो घरों में जब धोते हैं तो उनमें क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। इसकी मैं बात करूं तो कहते हैं कि गंदे कपड़ों को एक साथ एकत्र कर लो, एक साथ कर लो, और साथ ही फटे हुए कपड़ों को ठीक कर लें तथा उनकी आयु को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप फटे हुए कपड़ों को सिल लेते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है। और साथ ही बात करें कि कपड़ों को उनके प्रकार, रंग, आकार और वजन और गंदगी, उपयोगिता, भिगोने के समय आदि के आधार पर वर्गित कर लें। यानी कि आप ये देख लें कि इसमें कपड़ों में क्या रंग है, इसका रंग छूटता तो नहीं है, तो रंग के हिसाब से डालें।
वजन के हिसाब से डालें और उनकी गंदगी कितनी ज्यादा गंदगी है उसके हिसाब से डालें और उसको भिगो लें। और दागों को हटाया जा सकता है और दाग धब्बा तथा दत्तों जो हैं उनको हटाने के लिए क्या देखा जा सकता है। और साथ ही बात करूं कि नाजुक रंगीन और किस तरीके से कपड़े हैं, जैसे कपड़े होते हैं उनको वैसे ही उनकी केयर करनी होती है। और पानी के अंदर कहते हैं हल्के डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए। दाग निकालने के बाद अच्छी तरह से खंगाल लेना चाहिए। आगे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दागों को क्या करना चाहिए। जैसे वनस्पति के दाग अगर हैं आपके, साफ सब्जियों के दाग हैं, तो चाय कॉफी फल के इनके दाग होते हैं, मेहंदी के दाग होते हैं, तो उबलता हुआ पानी और बोरेक्स डाल करके या गुनगुने दूध गुनगुने पानी में डुबाएं। इस तरह से ठंडा पानी तथा साबुन, तो अलग अलग दागों के लिए अलग अलग है, आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ में आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की। इस पर जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से उसमें कैसे दाग को हटाया जा सकता है, क्या यूज करना चाहिए। जैसे रगड़ना, कहते हैं कि हाथ घर्षण द्वारा धोना, यानी आप हाथ से उसको रबिंग करते हैं वो होता है। ब्रश से द्वारा रगड़ते हैं आप। थापी से पीटना, कई बार कपड़ों को हम थापी से किसी डंड उससे पीट रहे होते हैं, वो भी होता है। और दबाना निचोड़ना, कई बार हम दबाते हैं निचोड़ते हैं, इस तरह के भी करते हैं। और साथ ही मैं बात करूं इसकी कि दबाना निचोड़ना और मशीनों से भी धुलाई करते हैं हम, तो ये सारे हो गए दाग किस तरह से छुड़ाए जाते हैं या कपड़े कैसे धोए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तंतु से वस्त्र तक का। तंतु से वस्त्र ये क्या है, तंतु से वस्त्र इसकी बात करें तो ये है चैप्टर 10। और चैप्टर 10 में बात करूं तो ये वस्तु के तंत्र जो है, तो कहते हैं तंतु, तंतु मतलब होता है तंतु या धागा, कपड़े की मौलिक इकाई है। इनकी सब धागे से जब कपड़े बनते हैं, बहुत सारे धागे मिलकर के जो जिस तरीके से उसको स्टिचिंग या कह सकते हैं आप, या फिर उसको जिस तरह से बुना जाता है और बुनने के बाद में वो कपड़ा बनता है। तो कपड़े बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, धागा, और उसी को तंतु कहा जाता है, यानी कि शैल कहा जाता है। और कपड़ा लंबे या छोटे छोटे धागों वाली एक सुगम संरचना होती है, यानी कि अगर धागे बड़े लंबे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, और उनमें एक जोड़ होता है, उस जोड़ को हम कपड़ा कहते हैं जब बनने के बाद में। कहते हैं तंतु जो है एक महीन बाल जैसा रेशा हो गया, यानी कि धागा हो गया, और टेक्सटाइल के मौलिक इकाई मानी जाती है, तथा जिसे हम धागा बनाया जाता है, और उससे भी ज्यादा पतला होता है जिससे धागा बनाया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं इन तंतु के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तंतु, तंतु की अगर मैं बात करूं, तंतु में प्राकृतिक होते हैं, दो होता है, एक प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में बात करें पौधे से मिलता है सेल्यूलोज तंतु, और जैसे सूत लेनिन्स होता है। और पशु की बात करें तो पशु में प्रोटीन तंतु, तथा जैसे ऊन या रेशम की बात करें तो ऊन या रेशम जो होते हैं वो प्राकृतिक में आते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्मित। तो मानव निर्मित जो होती है, मानव निर्मित की अगर मैं बात करूं तो मानव निर्मित में दो तरह का आता है। एक तो सुसज्जित आता है, सज्जित बोलते हैं, जिसको हमने रसायनों से निर्मित स्थूल तंतु, जैसे रेयान, और रेयान होती है जो एक टाइप टाइप की रस्सी आती है, बहुत मजबूत होती है। और कृत्रिम में पेट्रा केमिकल्स उत्पाद से नायलॉन पॉलिस्टर, ये भी रस्सियों के हैं, जो कि इससे कपड़े भी बनते हैं और वैसे भी होता है। तो ये हमने जाना इनके बारे में। इसके बाद बात करते हैं क्लीनिंग के बारे में। क्लीनिंग जो होती है इसमें दिखाया जाता है, कहते हैं क्लीनिंग जो है अवांछित पदार्थों को निकालने के लिए धुनाई, तंतु को समांतर रूप से व्यवस्थित करने के लिए तथा बुनाई करने के लिए। तो कहते हैं कि इससे इनको धुलाई तथा छोटे छोटे लंबे तंतुओं को बना करके उनको साफ करके फिर उसके बाद इनको उसमें निकाल लिया जाता है और निकाल करके उसको रख दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, और बाद में इन्हीं से निटिंग भी होती है। कई बार आप प्लास्टिक के बैग लेके आते हैं, वो भी निटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। फिलामेंट या स्टैच्यू, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर वस्त्र परिसज्जा। वस्त्र परिसज्जा के बारे में बात करें तो इसमें ये है वस्त्र परिसज्जा। वस्त्र परिसज्जा का मतलब है कि वस्त्रों कैसे कपड़े से सजाया जाता है। तो कहते हैं कि करगा से सीधे आने वाला कपड़ा बहुत गंदा होता है, दाग तथा सिलवटें होती हैं, और मुंजियों वाला फीका, मुंजियों वाला होता है और फीका होता है। कई बार ऐसे कपड़े मिलते हैं हमें। तो हम क्या करते हैं कि कपड़े जो है वो मार्केट से लाने के बाद पहले धोते हैं, फिर प्रेस करते हैं, उसके बाद पहनते हैं। तो उसके बाद ये कपड़े हमें अच्छे लगते हैं पहनने में, और हमारे लिए, हमारी शरीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम बात करें परिसज्जा की। परिसज्जा कपड़े को दिया जाने वाला वह उपचार होता है जो जो उसके उसके रूप, व्यवस्था और स्पर्श या उसके निष्पादन में परिवर्तन कर देता है। जो अगर आप कपड़ों को प्रेस करके पहनते हैं तो कपड़े अच्छे से खुले चमकते हैं और बॉडी में पहनते हुए आपको अच्छे भी लगते हैं।
लेकिन अगर कपड़े हैं और चिपटे चिपटे से कपड़े हुए हैं, वो क्लियर नहीं है, तो वो आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे और आपकी बॉडी में भी वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें कि किस तरीके से इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और क्या क्या इनकी तकनीकें हैं, अस्थाई अस्थाई टिकाऊ किस तरह से कपड़े आते हैं, कपड़ों में क्या क्या चीजें होती हैं वो, और लगभग आप चीजें जानते ही हैं। आगे हम बात करते हैं आवासन। आवासन क्या होता है, आवासन की बात करते हैं। आवासन में कहते हैं, आवासन जो होता है इसमें एक परिवार की मौलिक आवश्यकता जो होती है उसे आवासन कहते हैं। जैसे घर, ईंट, रेत, सीमेंट, पत्थर आदि, ये सब क्या है, भौतिक संरचना होती है। भौतिक संरचना का मतलब क्या होता है कि जो आप फिजिकली बनाते हैं उसे हम भौतिक संरचना कहते हैं। और इसकी बात करते हैं कि मकान घर तब बनता है जब परिवार के सभी लोग उसमें रहने लगते हैं और खुशियों, प्रेम तथा प्यार, स्वास्थ्य और आराम से सामाजिक तथा मनोरंजक गतिविधियां का आनंद लेते हैं घर वाले। और घर में न केवल आसरा प्रदान करता है बल्कि सुरक्षा और अपनत्व भी देता है। तो यानी घर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि घर में ही हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, इंजॉय करते हैं, और घर हमें आसरा प्रदान करता है जो बाहर के धूल, आंधी, तूफानों से बचाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें स्वच्छता की। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि घरों में हम उचित व्यवस्था की जाती है। जैसे सैनिटेशन की उचित व्यवस्था की जाती है, वाटर क्लोजर की कि आपके घर में पानी रुकना नहीं चाहिए, और जो सैनिटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। सेप्टिक टैंकों द्वारा मानव के मल के निपटान के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से चीजें की जाती हैं ताकि आप, और पानी की व्यवस्था अच्छी की जाती है, पानी की बचत हो सके, गर्ट जो साफ किया जा सके और घर में कोई दुर्गंध ना आए। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। गैस वगैरह, जैसे कि गैस मिट्टी के में विलय हो जाती है, या मच्छर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की चीजों का हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मृदा के इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो ढीली मिट्टी से मकान एक और झुक सकता है, इसलिए ऐसी, क्योंकि ऐसी मिट्टी अपने स्थान से खिसक सकती है। रेतीली मिट्टी घर में को अधिक गर्म रखती है, और पथरीली सतह के नींव तो अच्छी होती है किंतु जल अवशोषित नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं घर पर सुरक्षा, यानी कि घर की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, और घर की सुरक्षा कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं घर की सुरक्षा क्या होता है। घर की सुरक्षा में जागरूकता चाहिए होती है हमें कि हमारे घर में किस तरह का व्यक्ति आता है, किस तरह की हमारी घर की चीजों को रखना है, हमें कहाँ क्या और क्या निर्णय लेना है, क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे तनाव से निपटना है। तो इस तरह की चीजों को हम ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि इसमें दुर्घटना जो है, दुर्घटना मृत्यु का कारण हो सकती है, होती भी है, और विशेष रूप में बुजुर्गों और बच्चों की ऐसी स्थिति में, बच्चों की स्थिति में होता है ऐसा। कहते हैं दुर्घटना व्यक्ति के मानविक यानी कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा ज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर देती है। अगर एक बार किसी घर पे दुर्घटना हो जाती है तो कई बार घर वाले बहुत डर जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का एक चीज आती है, कहते हैं कि लापरवाहियां जो होती है वो दुर्घटना को जन्म देती है। अगर आप कहते हैं लापरवाहियां जो होती है वो दुर्घटनाओं को जन्म देती हैं, और दुर्घटना होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि अगर आपने लापरवाही की है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। जैसे कई बार आपने देखा हो घर में जो होता है, आप आपने गैस खोला, कुछ पकाने वाले थे और आप भूल गए, या आपका कोई और काम आ गया, अचानक से आप भूल जाते हैं, घर में गैस फैल गई और आपने कुछ कहीं स्पार्क हुआ, या आपने कोई कुछ जला और वो घर में आग लग गई। तो कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो आप अनजाने में करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उसी को हम कहते हैं लापरवाही। और साथ ही मैं बात करूं कि जैसे कटना, कई बार सब्जियां काटी जाती हैं, हमने कहीं और बाहर, हम कहीं सामने देख रहे हैं और हमने सब्जियों पर ध्यान नहीं दिया, कई बार हमारी उंगली कट जाती है, कई बार हम झुलस जाते हैं, कई बार हमारा फूड जो है वो खराब हो चुका होता है और हमने उसको ध्यान नहीं दिया कि खराब हो चुका है और हमने उसे खा लिया, तो विषाक्तता हो जाती है। पशुओं द्वारा काटना, कई बार कोई जो सपोज आपके घर में कोई ऐसी कोई चिड़िया या फिर कीट पतंगे आ जाते हैं और आप गलती से उन पर हाथ रख देते हैं तो वो आपको काट लेते हैं। तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बिजली के झटके बहुत बार घरों में लग जाते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होता और आपको करंट लग जाता है।
तो इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं इन्हीं में दुर्घटनाएं इसको दुर्घटनाएं कहा जाता है, और जो बुरी होती है उसे दुर्घटनाएं कहा जाती हैं। क्या कहते हैं, साथ में बात करते हैं कि इनकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो कहते हैं कि घर में कुछ उपचारिक नियम रखे जाते हैं, इन्हीं कोई उपचार के लिए कोई ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो तुरंत वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सके। तो इस्तेमाल की अगर मैं बात करूं तो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि घर में बेसिक बेसिक चीजों को जरूरत पड़ती है। कई बार थर्मामीटर, टॉर्च, बैटरियां, ये सब चीजें घरों में जरूरत पड़ जाती है। पट्टियां, आपका फर्स्ट एड बॉक्स, तो इन सब चीजों की जरूरत हमें घर में पड़ जाती है। आप इसको धीरे धीरे देख सकते हैं इसके, और भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए हमें। कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति शांत सचेत रहें, हमेशा जागरूक रहें, किसी भी अनजाने व्यक्ति को घर में ना आने दें, और भीड़ भाड़ से हमेशा दूर रहें। और घातक चोटों से पहले उपचार, इनकी कहीं अगर कोई चोट आपको लग गई है तो पहले उसका उपचार करें, उसको ऐसे ही हल्के में ना लें। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर हमेशा फटाफट अगर ऐसा कुछ है तो नाम नंबर रखना चाहिए, ताकि आपको, या इमरजेंसी नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि आपके पास हॉस्पिटल का वैन वगैरह आ सके। सो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। आगे हम बात करते हैं इसमें गिरने से कब 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 किस कंडीशन में हम गिर सकते हैं। जैसे दिखाया गया कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, फर्श में बहुत ज्यादा गीला पोछा लगा देते हैं और हम चलते हैं तो फिसल जाते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है। और बिना ग्रिल की खिड़की कई बार होती है, उसमें गिर सकते हैं। या आपकी छत है और छत में आपने बाउंड्री नहीं की हुई है, तो साइड में आपने ध्यान नहीं दिया। कई बार बच्चे, आपने देखा होगा 15 अगस्त के टाइम में बच्चे बहुत पतंग उड़ाते हैं, वहां पर वो पतंग उड़ाते हुए ध्यान ही नहीं देते कि कहाँ जा रहे हैं, और उनका पैर फिसल जाता है, या पैर में नीचे उनको बहुत किनारे पहुंच गया, वहां से बिल्डिंग से गिर गए। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। सो कम प्रकाश की सीढ़ियों में बहुत ज्यादा लाइट नहीं होती है, और वहां पर चलते हुए आपको पैर पैर आपका अगली सीढ़ी में पड़ गया या कई बार फिसल गया, तो ये घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटने से, नुकीले कोने, टूटे कांच, बच्चों की पहुंच के भीतर चाकू, ब्लड, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में संसाधनों का परिचय। संसाधनों की परिचय की बात करें तो संसाधनों का परिचय कैसे करें, यानी कि इनके बारे में क्या है संसाधन, और कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं, इनके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन हम सभी की आवश्यकताएं होती है, और सामग्रीकृत और गैर सामग्रीकृत, दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक सामग्रीकृत और एक गैर सामग्रीकृत। जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए हमारी आवश्यकताओं को का पूरा होना बहुत आवश्यक होता है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं, और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि आवश्यकता, कहते हैं आवश्यकता आने जाने के, कई बार हमें कहीं जाना होता है और जाकर के मिलना होता है, तो उसके लिए हमें क्या, जाने का साधन ढूंढना होता है। तो साधन, तो जाने आने का साधन होना चाहिए। लक्ष्य कार को खरीदना, अब उसको ले, वो साधन जो है वो आपका अपना हो, या फिर आप रेंट पे, यानी कि आप उसका कुछ पे करके जाएं। परिणाम क्या होता है, आवश्यकता पूरी हो जाने पर खुशी होती है। कि अगर आपने कोई टारगेट बनाया, सपोज आपने सोचा कि आपको कार चाहिए, और कार के लिए आपने एक लक्ष्य बनाया, और उसके लिए आने जाने के लिए कि मुझे आने जाने में सब सुविधा हो जाएगी, और सुविधा के लिए आपने एक लक्ष्य बनाया, और जब आप उसको अचीव करते हो तो आपको खुशी होती है। तो खुशी होती है, और साथ में अगर बात करें तो ये कहाँ से शुरुआत होती है, ये होती है आवश्यकता से। तो आवश्यकता सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद लक्ष्य। तो आवश्यकता हुई, इसके लिए लक्ष्य बनाया गया, और लक्ष्य हुआ तो उसका पूरा होता है और वो परिणाम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, कहते हैं लक्ष्य वह उद्देश्य होता है जो हम अपने जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु प्राप्त करते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तो किसी भी लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति के पास इन्हें पूरा करने के लिए समय, पैसा और ऊर्जा दोनों लगानी होती है, तीनों लगानी होती है, कहते हैं होनी चाहिए। और उदाहरण के लिए एक परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास में समय, ज्ञान और पुस्तकों तथा धन की आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीजें हमें जरूरत होती है, और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन साधनों को संसाधन कहते हैं। और जब लक्ष्य को, किसी भी लक्ष्य को आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपको जो जो आवश्यकता होती है उसे हम संसाधन कहते हैं, कि वो आपका संसाधन है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये दो तरह का होता है, कहते हैं मानव संसाधन, दूसरा होता है गैर मानवीय संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है, कहते हैं वे संसाधन जो व्यक्ति के स्वयं के पास होते हैं, और प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो इन्हें उससे लिया नहीं जा सकता है और बांटा नहीं जा सकता।
यानी कि किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल कोई चीज जिसको वो यूज कर रहा है, बट वो कोई और यूज नहीं कर सकता। तो यह है एक मानव संसाधन। जैसे समय, ऊर्जा और क्षमता। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर मानवीय, ऐसे ऐसी चीजों का, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है, जिनको बांटा जा सकता है, जैसे धन, पार्क, अस्पताल। तो ये ऐसे संसाधन हैं जिनको हम सब में बांट सकते हैं और यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रबंधन की। प्रबंधन प्रक्रिया, प्रबंधन सभी चीजों को प्रबंध करना। जैसे उसमें प्रबंधन के लिए जो आता है वो है नियोजन, इनकी प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। और प्लानिंग में आप पहले चीजों को जानेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। ये जब प्लानिंग होगी तब आप उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर संगठन जो है, हर संगठन के अंदर जो हर संगठन में इन सभी चीजों को बहुत जरूरी होता है प्लान करना। उसमें वहां की क्षमता, जो आपके सपोज आप एक संगठन है और संगठन में कर्मचारियों, आपके पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की ऊर्जा को, क्षमता को, समय को सही रूप में इस्तेमाल कर पाना। तो ये भी एक मैनेजमेंट में यानी कि प्रबंधन में आता है। आगे हम बात करने वाले हैं, ये है सभी कार्बन की कार्य को किस तरह सुचारू रूप से चलाया जाए। और साथ ही आप ये नोट कर सकते हैं अपने अंकों को अधिकतम बनाए रखने के लिए आपको ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और बहुत जल्दी क्विक रिवीजन के लिए है ये डेटा। और आगे हम बात करने वाले हैं, ये है हमारा 15 चैप्टर। 15 चैप्टर समय और ऊर्जा प्रबंधन जो है हम करने वाले हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर के अंदर हम करेंगे ऊर्जा प्रबंधन, और ऊर्जा प्रबंधन के लिए हम ये वीडियो यहीं तक। और इसके अगले वीडियो में आप देखेंगे 15 से लेकर के आपके 22 तक का, यानी 7 चैप्टर अभी आपके और बाकी हैं।